हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, जब भी वो अपलोड होता है चैनल पे, तो उसकी जानकारी, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। और एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स रहेंगे सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका एक तरफा टॉपिक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जो बात की जाएगी ना, वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में की जाएगी। अगर आप चेक करें ना, वेरिएबल फोर्स आ गया। ठीक है, कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमन लाइफ में होता क्या है, जनरल लाइफ में होता क्या है कि जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट रहे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। अब मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि वर्क हमेशा किया जाएगा किसी फोर्स के द्वारा, तो अगर वो फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे वर्क निकाला जाएगा, ये रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ गया पूरी बात को? ऑब्जेक्टिव दिमाग में पूरा क्लियर होगा क्या पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर? तो चलें अब जरा स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने पास आ गया बेसिक आइडिया। अपने लेक्चर्स में मैं ट्राई करता हूं कि सबसे पहले आपको ना बेसिक आइडिया दे दिया जाए। जो भी टॉपिक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर वीडियो का, उसमें सीधे डाइव इन करने से पहले क्या करता हूं मैं, एक बार बेसिक आइडिया आपके दिमाग में जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, यहां पे ना थोड़ा सा आपको एक बार ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको कैलकुलस का रिक्वायरमेंट यहां पे पढ़ने वाला है। ठीक है, कैलकुलस क्या होता है, यहां पे डिफरेंशिएशन आएगा, यहां पे इंटीग्रेशन आएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हाथ हल्का सा कच्चा है, तो एक काम करना बेटा, इसी प्लेलिस्ट में चेक करना, मैंने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स पढ़ा के रखा है। ठीक है, मतलब फिजिक्स में आपको स्पेशली डिफरेंशिएशन कितना काम आएगा, इंटीग्रेशन कितना काम आएगा, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं, सब कितना काम आएगा, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखा हुआ है। खास तौर से जो हमारे प्यारे बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको डिफरेंशिएशन पढ़ने को नहीं मिलता है किसी और सब्जेक्ट में। मैथ्स वालों को तो ठीक है कि 11th में पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन, मैथ्स वाले एटलीस्ट इंटीग्रेशन 12th में तो पढ़ ही लेंगे। अगर फिजिक्स में वो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैथ्स में उनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट बायो में क्या होता है कि अगर आपने बायो लेके रखा हुआ है तो फिर आपको फिजिक्स में डर इसलिए लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं कैलकुलस में हाथ कच्चा है। ठीक है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, और वो वीडियो दरअसल मैंने बनाया है था ऐसे कि अगर किसी को डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन एकदम बेसिक रूट लेवल से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में आके चेक कर लेना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और वो जो वीडियो है वो विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिक्स है। डिफरेंशिएशन करवाया गया है, इंटीग्रेशन करवाया गया है, लेकिन उस हिसाब से करवाया गया है कि भैया कैसे क्वेश्चंस अपने को फिजिक्स में डील करने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गए आप? चलें, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कांस्टेंट फोर्स इज वेरी रेयर। ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग ही करी थी वीडियो की इस बात से कि भाई जनरल लाइफ में आप जो फोर्सेस अप्लाई करते हो ना, वो फोर्सेस कांस्टेंट नहीं रहते भाई, वो फोर्सेस लगातार वेरी करते हैं। ठीक है, माने फॉर एग्जांपल एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं उस बॉक्स को ना मैं मूव करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे आ गए, पहली बात तो ये अपने पास ग्राउंड सरफेस है और ये अपने पास एक बॉक्स है मान ले। ठीक है, अब मैंने भैया तुमको बुलाया कि बेटा जरा इधर आना, जरा इस बॉक्स को धक्का देना है। ठीक है, तो तुमने इसको क्या है, खींचना शुरू कर दिया सुल्तान। ठीक है, अब तुमने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। अब तुम मुझे बताओ कि जब तुमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है फोर्स की? तुमने स्टार्टिंग में कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा, तुमने जस्ट स्टार्ट करा। ठीक है, 0 न्यूटन। उसके बाद कितना है भाई, तुम यहां से तुमने एकदम 100 न्यूटन का फोर्स लगा के रखा, लेकिन उसके बाद तुम थकोगे भी तो। ठीक है, तो फिर फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, 70 न्यूटन आ गया। उसके बाद अब देख क्या हो रहा है, बॉडी, मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, चल बॉडी मोशन में आ गई है, मैं तो बोल रहा हूं कि भैया बॉडी पहले चल यहां पे थी, उसके बाद तुम ही हो और तुम्हारे वजह से ही बॉडी मूव करके यहां तक आ गई है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या तुम्हारा फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट रहा था? नहीं सर, कांस्टेंट तो नहीं रहा था। ठीक है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हुआ वैसे वैसे क्या है कि अपनी एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, कभी बहुत जोश आ रहा है, कभी टाइम का इशू है कि भैया टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है, तेज भगाओ, तो कभी तुम ज्यादा फोर्स अप्लाई करो, कभी सोच रहे हो कि आप बहुत फोर्स अप्लाई कर दे, अब हल्का सा स्लो हो जाता हूं मैं, ठीक है, एनर्जी गेन कर लेता हूं, तो फिर क्या हो रहा है कि डिस्टेंस इज बेसिकली चेंजिंग, लेकिन जो फोर्स की वैल्यू है ना वो दरअसल
डिपेंड, वो दरअसल क्या हो रहा है, अच्छा डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और फोर्स जो है वो भी दरअसल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है, डिस्टेंस चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा। बेसिकली फोर्स इज वेरिएबल ओवर हियर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लॉजिक क्या है कि फोर्स इज वेरिएबल। सबसे प्यारा यहाँ पे लॉजिक क्या है बेटा कि द फोर्स विच वी आर डीलिंग विथ इज बेसिकली वेरिएबल। और फोर्स को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज आप वर्क निकालने वाले हो और वर्क निकलता है भैया, वर्क कब होगा जब कोई फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। वर्क इज बेसिकली डन बाय अ फोर्स, वर्क इज बेसिकली डन बाय अ फोर्स, ठीक है। चले तो कांस्टेंट फोर्स इज वेरी रेयर, कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो बहुत रेयर होता है इन जनरल लाइफ। आपको जो फोर्स देखने को मिलते हैं ना, जो फोर्स आप एनकाउंटर्ड करते हो वो यूजुअली कॉमनली कैसा होता है, वेरिएबल फोर्स होता है, ठीक है। Therefore, we should learn to calculate work done by a variable force because जो most practical aspect है उसमें जो work done हो रहा होगा वो हो रहा होगा by a variable force only। तो आपको variable force के द्वारा कितना वर्क कर दिया गया है वो निकालना पड़ता है, ठीक है। For the sake of simplicity, let us consider a force acting along the fixed direction, say x axis, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि फोर्स जो आपने अप्लाई कर दिया है वो अप्लाई कर दिया है along the x axis, चलेगा आप लोग को। तो बॉडी का मोशन जो हो रहा है ना, वो हो रहा है about the x axis। हालांकि जरूरी नहीं है, y एक्सिस पर भी हो सकता है, z एक्सिस पर भी हो सकता है। इनफैक्ट एक सिंगल एक्सिस ही क्यों पकड़नी है, एक्स वाई प्लेन पर भी तो बॉडी लगातार मूव कर सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है, कहानी थोड़ी आपको सिंपल लगे, उसके बाद फिर उसको कहानी को अपन कर देंगे, पेचीदा कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि बॉडी जो है ना मूव कर रही है along the x axis with variable force, चलेगा आपको। we have to calculate the work done in moving a body from initial position to the final position। तो हमको बेसिकली वर्क डन निकालना है in moving a body from initial position to the final position under the action of this variable force, okay? पक्का। तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय सम फोर्स, और इस दफा जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स हो चुका है। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाता है वो निकाला जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जब यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है तो बेटा आगे बढ़ेंगे। ओके सर, अब ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है ना, ये दरअसल क्या दिखाता है आपको, ये ग्राफ क्या दर्शाना चाहता है, मैं आपको जरा इसके बारे में बेसिक आइडिया दे दूं। क्योंकि यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एरिया का बहुत जोरदार जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ना मैं एक सिंपल सा फंडा दिखा देता हूं, एकदम सिंपल बेसिक फंडा, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, अपना एक तरह से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया, तब जाके ये चीज एज अ टीचर क्लिक करती है कि हाँ भाई, एक बार ना बच्चा जो होता है ना उसको हर एक चीज जो है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चाहिए पड़ती है, ठीक है। आप लोग को भी क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बहुत टफ जा रहा होता है ना, तो हालांकि वो कितना इंटरेस्टिंग है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशंस नहीं दिए गए तो फिर पढ़ने से क्या है कि मन जो है वो उठ जाता है। तो उससे बचाने के लिए ना अब ऐसे ट्रिक्स जो हैं छोटे मोटे वो सबको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई ऐसी बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये 2-3 चैप्टर्स मैं भी गिना दूं, ऑसिलेशन, थर्मोडायनामिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, और क्लास 12th के भी काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आपको फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, अगर सवाल ग्राफ पर बेस्ड आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं या तो उसमें एरिया का इन्वॉल्वमेंट होगा या तो उसमें स्लोप का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या बोला मैंने, अगर सवाल जो है अगर वो ग्राफ पर बेस्ड आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं या तो एरिया निकालना पड़ जाएगा आपको, या तो कहीं ना कहीं उसमें आपको स्लोप निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी ग्राफ का अटैचमेंट एरिया से करवाता हूं। जैसे मान ले अगर मुझे ये चीज मालूम चल रही है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे सी मिलता है, ध्यान देते हुए चलना, सर ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे सी मिलता है। ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले तुमने अब तक देख लिए हैं? सर सबसे पहला फॉर्मूला तो वर्क का ही है। वर्क क्या होता है, F इंटू एस, मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने पे व्हाट वी गेट इज द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है। अब जरा गौर करें तो ए क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बी कुछ भी हो सकती है, उन दोनों का प्रोडक्ट सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी अगर ग्राफ दिख जाए ना बेटा ए और बी के बीच में, डजंट मैटर ए एक्स पे आ रहा है कि बी एक्स पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ग्राफ दिख जाए ना जहां पे ए और बी के बीच में ग्राफ होगा, ठीक है। अब वो ग्राफ दिखने में कैसा भी हो सकता है, वो जो ग्राफ है वो दिखने में कैसा भी हो सकता है। मान ले समहाउ मैंने बना दिया कि भाई ग्राफ जो है ऐसा बने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर बार लीनियर ही ग्राफ बने वो जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो मान ले समहाउ जो मैंने चेक करा ना, तो मुझे लगा कि भाई जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा ना ए और बी के बीच में, तो सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए जब ग्राफ देखा जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख क्या होता है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे तो ग्राफ बस गिवन था और मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, मुझे सी निकालना है, तो पता है क्या होता है, समझने वाले समझ गए, ठीक है। जो नहीं समझे हैं वो जरा अब ध्यान देंगे। आपको बस एक काम करना पड़ता है, अगर आपको ये चीज क्लियर है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे सी मिल रहा है
और अगर आपको बाय लक ग्राफ दिख गया कभी ए और बी के बीच का, तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका एरिया निकाल देना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पे क्या निकाल देना है, इस ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देना है। आपको क्या निकाल देना है बेटा, आपको निकाल देना है एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ इज व्हाट, एरिया अंडर द ग्राफ इज व्हाट, इज इक्वल टू सी। आया समझ कि नहीं आया? इस ग्राफ के अंदर का अगर आप एरिया निकाल दोगे ना, तो जो एरिया यहां पे डेवलप होगा वो सी के बराबर होगा। पक्की बात है, पक्की बात है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसका जो एरिया है वो सी के बराबर है। लिख दूं मैं इसमें जो एरिया आएगा वो आएगा सी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मेरी बात जरा गौर करना, कैसे अपन इसको यूज करेंगे, क्या इससे पहले भी कभी कर चुके हैं? सर बिल्कुल कर चुके हैं। चले देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जरा देख लिया जाए एक बार। ठीक है, जैसे मान ले अगर मेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट का सर फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब कि अगर मेरे सामने कभी कोई वीटी ग्राफ आ गया, इसका मतलब क्या कि अगर मेरे सामने कभी कोई वीटी ग्राफ आ गया, वहां वेलोसिटी आ गई और यहाँ पे टाइम आ गया, तो वीटी ग्राफ, अच्छा ग्राफ जब बनाऊंगा तो भैया जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल कि ग्राफ जो है ना वो मेरा एकदम ऐसा बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि द बॉडी इज बेसिकली मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई पे मैं ले रहा हूं वेलोसिटी और एक्स पे मैं ले रहा हूं टाइम। और अगर ऐसे कंडीशन में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि द बॉडी इज बेसिकली मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसका जब मैं एरिया निकाल दूंगा ना, ये एरिया जो आएगा बेटा वो न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, इस बात से तुम वाकिफ हो। एरिया जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? दिस विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है वो मैं कैसे लगा पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कभी a इंटू बी सी के बराबर है और कभी अगर ग्राफ दिख गया a और b के बीच में, तो बस एरिया निकाल दो, वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? c के बराबर। ठीक है, इसी लिहाज से अगर मैं चलूं तो मैं एक और बात जानता हूं। ठीक है, देखो अब मैं तुमसे दो चीजों की बात कर चुका हूं। एक ये जनरल ये वाला फंडा, उसके बाद फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली, और अब मैं तुमको दिखा रहा हूं क्या? वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का फंडा। ठीक है भाई, जरा ध्यान देना। वर्क क्या होता है? सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा ना तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट मैंने रख दिया है फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस, बिकॉज सवाल में मैंने कहा था कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा मान लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है? सिर्फ एक्स एक्सिस पर। ठीक है, मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो वाई पे क्या बचेगा? फोर्स बचेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन डजंट मैटर, ग्राफ भले ऐसा बने कांस्टेंट फोर्स के लिए या ग्राफ भले ऐसा बने फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए, ग्राफ का जो एरिया होगा, ठीक है, सिंस वो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, सिंस वो ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो उसका जो एरिया आएगा, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया आएगा, दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया आ जाएगा, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया आ जाएगा, दिस विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन। इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया आ जाएगा, दिस विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गए इस पूरी बात को? पक्का? तो वर्क डन बाय फोर्स एंड, अच्छा वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया इन द ग्राफ हो जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई इस पूरी बेसिक कहानी का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, यही जान है बेटा, इस पूरे वीडियो की यही जान है, ये वाली जान तुम्हारे बस में आ गई है? पक्का? चले, ओके सर, है ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर था। और ये सपोर्टिंग थ्योरी है, तो ये सपोर्टिंग थ्योरी का जरा स्क्रीनशॉट लो। और अब तो ये ग्राफ सेंस आउट कर रहा होगा ना कि हाँ सर, अब ये फोर्स था और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ हो जाएगा ना, जो उसका जो ग्राफ हो जाएगा, अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लेता हूं तो एग्जैक्टली वर्क के बराबर है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व एग्जैक्टली किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। ठीक है, समझ गए? तो अब एक काम करो बेटा, इसी चीज को अच्छे से लिख लो। ठीक है, इसी चीज को अच्छे से लिख लो इस स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है सर, व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट ये होगा बेटा कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन। एरिया अंडर
फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर्व इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये अपने पास एक बहुत ही क्लासी स्टेटमेंट, इसी पे पूरी लेक्चर की जान बसी हुई है। हो गया पक्का। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वर्क डन। ये एस लिखा है बेटा, एस, इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। लिख ही लोगे इसको अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तुमको। चले ओके सर, बेसिक फंडा दिमाग में क्लियर हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट अपन ले चुके थे, बहुत ही शानदार जानदार चीज। आगे बढ़े, अब देख क्या होता है। वी अज्यूम दैट द एंटायर डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफिनाइट सिमिलर डिस्प्लेसमेंट्स, वन सच डिस्प्लेसमेंट इज हाईलाइटेड इन द डायग्राम। ठीक है, तो सर ये क्या डायग्राम क्या हाईलाइट करके रखा हुआ है, देखो ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। बोलो हाँ की ना। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो बेटा अब क्या है ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इसके अंदर दरअसल क्या होता है कि कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन, बोले तो इंटीग्रेशन, इसको हम दरअसल यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अब देख होता क्या है ना, जब भी डेरिवेशन जो है वो कैलकुलस की हेल्प से होने वाला होता है, तो आपको ना कुछ वेरिएबल ऑपरेटर चाहिए होता है। क्या होता है वेरिएबल ऑपरेटर? अरे जैसे मान ले, अरे बाप रे ये नहीं चाहिए, जैसे मान ले कि कभी dx दिख गया, ठीक है, कभी dt दिख गया, कभी dy दिख गया, कभी ds दिख गया, कभी dw दिख गया, कभी dt तो मैं दिखा चुका हूं। तो जो ऐसे वाले अपने पास टर्म्स होते हैं ना बेटा, ऐसे इसको अपन कहते हैं वेरिएबल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑपरेटर। अगर dx है इसका मतलब x इज द वेरिएबल, dt है मतलब t इज द वेरिएबल, dy है मतलब y इज द वेरिएबल एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें इस तरह के टर्म्स की रिक्वायरमेंट तो पढ़ने वाली है, इसके बिना हम कैलकुलस नहीं लगा पाते। ठीक है, तो क्या करा अपन ने कि x इनिशियल से x फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। एक बात यहां सुन लो, जरूरी नहीं है कि भाई बॉडी हमेशा जीरो पे ही स्टार्ट हो। ठीक है, मान ले बॉडी पहले से ही मूव कर रही थी, तुमने उसको ऑब्जर्वेशन दिया, तुमने उसको देखना शुरू करा, तब जब बॉडी 10 मीटर आगे निकल चुकी थी, तो कहानी 10 मीटर आगे से स्टार्ट होगी ना। फिर तो ये थोड़ी कि भैया ने अभी ध्यान दिया है तो वापस जाओ पीछे और स्टार्ट करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, x इनिशियल से x फाइनल का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। इसको बांट दिया गया है बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। कहा गया है कि वन ऑफ द हाईलाइटेड पार्ट वाज बेसिकली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये हल्का सा इसको मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर आप इसको देखें ना, तो इस पार्ट को यहां से यहां तक के पार्ट को क्या मैं dx बोल दूं? क्या तुम बुरा मानोगे इस चीज को लेकर के? ठीक है, माना मैंने कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x इनिशियल से x फाइनल तक का हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है विच इज बेसिकली कॉल्ड एज dx। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे ना, तो प्लीज ध्यान रखें कि बीच में हल्का सा इसको हल्का सा बोल्ड कर लेना, और इतनी छोटी सी जो पिद्दू सी दूरी है ना, उसको आप dx बोल दीजिएगा, बिकॉज वो आगे काम आने वाला है। ठीक है, पक्का इतना पूरा फंडा क्लियर है ना? आगे बढ़ो। तो कहा गया है कि बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में उसको बांट दिया गया है और उसके बाद फिर वर्क को निकाला गया है। ठीक है, तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब सर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बहुत हल्के हल्के डिस्प्लेसमेंट्स थे, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई। देखो पहले मुझे यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक लाने में, अच्छा यहां से यहां का वर्क, यहां से यहां का वर्क, यहां से यहां का वर्क, ऐसे हर सेगमेंट्स का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया फोर्स कितना लगा दिया F, डिस्प्लेसमेंट कितना था dx। ये अपने पास बेसिकली वर्क होता है जो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए करवाना पड़ता है। ठीक है, ये अपने पास वर्क होता है जो कि dx के डिस्प्लेसमेंट के लिए करवाना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्या एक ही वर्क की बात करूंगा भाई, बहुत सारे वर्क हैं, तो सारे वर्क्स का समेशन करना पड़ेगा मुझे। दैट्स व्हाई एक टर्म आपको दिखाई देगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। और किसका समेशन है? हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा, dw, तो उन सारे वर्क्स का समेशन है। ठीक है, चमका, इसलिए यहां पे लगा के रखा हुआ है। अगर मैंने लिमिट लगा दी कि dx टेंड्स टू 0, मतलब मैंने लिमिट लगा दी कि भैया बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहां पे आप इसको सीधे लिख सकते हैं। देखो समेशन तो गया, ठीक है, तो dw इज इक्वल टू क्या हो चुका है? fdx। अब करूंगा मैं उसको इंटीग्रेट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं बेटा, ध्यान देना। देखो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क छोटा है, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? f और डिस्प्लेसमेंट था dx। अब करूंगा मैं इसको इंटीग्रेट, तभी तो मेरे को मिलेगा वर्क। ठीक है, अब देखो लिमिट्स क्या लगती हैं। जब डिस्प्लेसमेंट मान ले x इनिशियल था, मतलब जब x इनिशियल पर बॉडी थी, तो फिर तुझे कुछ वर्क करना पड़ा क्या? नहीं सर, तब तो कुछ वर्क नहीं करना पड़ा। जब डिस्प्लेसमेंट तुम लेगा x फाइनल तक, तब तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ गया होगा ना? यस सर, तब तो कुछ वर्क करना पड़ गया होगा। ठीक है, तो बेटा dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर w होता है, और f को एक काम करना है, f को अपन बाहर रख देंगे, तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा।
ना, और फिर अपन इसमें पता ही अपने को कि एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल ये वाला फंडा अपन अप्लाई कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब दैट डिपेंड्स कि एक्स क्या था या फोर्स जो था ना। अब देख बता कहानी क्या हो गई मस्त वाली, ये तो फोर्स वेरिएबल था, ठीक है। जब ये फोर्स वेरिएबल होगा ना तो फिर अपन को फोर्स का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यहां मैंने फोर्स को बाहर निकाल लिया ये मानते हुए कि फोर्स कांस्टेंट था, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया था ना ये तब आएगा जब फोर्स कांस्टेंट रहेगा। अब सर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब बेटा फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका जो फोर्स है वो बाहर नहीं आ जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। इफ फोर्स इज वेरिएबल तो उस कंडीशन में जब आप dw को खोलेंगे तो dw अपने पास क्या हो जाएगा? फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। करो इसको इंटीग्रेट तो फिर भैया यहाँ पे आपका f जो है वो अंदर ही फंसा रहेगा, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। इसका जो f, इसका जो फोर्स है वो अंदर फंसा रहेगा। उसके बाद फिर आप उसको खोलोगे तब वो होगा उसका प्रॉपर इंटीग्रेशन, लेकिन इतने आराम से बाहर नहीं आ पाएगा। समझ गए इस पूरे फंडे को? तो मतलब बेसिकली आपको मैं कैलकुलस का टर्म जो है ना उससे वाकिफ करवा रहा हूं। हो गया? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। चलें आगे बढ़े। तो भैया ये अपने पास हो चुका है वर्क का फॉर्मूला एफ डी एक्स, और फिर देख लिमिट्स अपन ने कौन सी लगा दी? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। मैं कभी कभी देखो बुक्स में क्या है, कभी कभी एक्स इनिशियल का टर्म यूज होगा या फिर ऐसा हो जाएगा एक्स एट ए, मतलब ए मतलब इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और बुक्स में एक्स फाइनल बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि भैया ए से बी हम जा रहे थे तो बोल देंगे एक्स बी, ठीक है, एक्स सबस्क्रिप्ट बी बोल देंगे। सो व्हाट एवर यू फील लाइक, जो आपको सही लगे। मैंने दोनों ही रिप्रेजेंटेशन दिखा दी है, ग्राफ में एक्स इनिशियल एक्स फाइनल और यहाँ पे कैलकुलस के टर्म्स में एक्स ए और एक्स बी। हालांकि सिंपल सी बात क्या, सिंपल सी बात सर ये है कि यहाँ पे जो पूरा ग्राफ बनेगा ना उसका एरिया जब आप निकाल लोगे, एरिया अंडर कर्व जब निकालोगे तो वो वर्क के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने शुरुआत करी है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मान लीजिए आपने शुरुआत करी है पी से, ग्राफ की पी क्यू आर एस, ठीक है। तो जब आप इस ग्राफ को देखेंगे ना तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है। बोलो हाँ, ठीक है। मैंने क्या सिखा के रखा है स्टेटमेंट में बेटा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है, क्या बोल के रखा है मैंने? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया हो जाएगा वर्क डन के बराबर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? इतना पूरा फंडा क्लियर हुआ भाई? हर एक चीज सुप्रीमली क्लियर समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताते हुए चलेगा कि हाँ सर समझ में आ गया, चमका, ठीक है। मतलब क्या है ना, बेसिक फंडा क्या है मेरा कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ डीप में, डेप्थ में, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आप तक वो बात पहुंच पा रही है। अब आप तक वो बात पहुंच पा रही है तो मुझे आप खुद ही बताओगे ना, इसलिए प्लीज बी हाइपर एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे फीडबैक देते हुए चलना कि हाँ सर समझ में आ गया, या फिर अगर नहीं आया तो वो भी बताते हुए चलना, ठीक है। तो जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरे ख्याल में सब चीजें एकदम सिंप्लीफाई कर दी अपन ने, चमका, कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 2 1 रेडी और सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। चले, तो वर्क डन बेसिकली क्या हो जाएगा? टोटल एरिया अंडर द कर्व बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। दैट इज फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी अपन मूव करवा रहे थे, तो वर्क इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये वो स्टेटमेंट था। हेंस वर्क डन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, हेंस वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। भाई ये वेरिएबल फोर्स है, मुझे कैसे पता? भाई ग्राफ आपको लगातार चीख चीख के बता रहा है ना। अगर कांस्टेंट फोर्स होता, भाई ये देखना यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पहले कुछ और है, इस पे देख फोर्स की वैल्यू कुछ और है, आगे देख ले फोर्स की वैल्यू कुछ और हो गई, आगे देख ले फोर्स की वैल्यू हल्की से नीचे आ गई। तो भाई लगातार क्या है, फोर्स वेरी कर रहा है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट होता, इफ फोर्स कांस्टेंट होता तो ग्राफ कैसा बनता भैया? ग्राफ बनता एक ऐसी लाइन विच इज बेसिकली पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ये फोर्स और यहाँ पे आगे डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो ग्राफ शुड हैव बीन लाइक दिस ना, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट बना हुआ है, ये आया समझ में? तब भी क्या करता मैं? तब भी इसी का एरिया निकालता और वही वर्क के बराबर होता। इसमें तो कोई दो राय रखना ही मत बेटा, इसमें तो कोई दो राय रखना ही मत। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो तो होगा वर्क के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। और इंटीग्रल वाले बेसिस पे जरा ध्यान रखना भाई, लिखते ही ऐसे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तुझे डब्ल्यू चाहिए या फिर तेरे को डब्ल्यू चाहिए? सर मेरे को तो डब्ल्यू चाहिए। अगर अपने को डब्ल्यू चाहिए तो अपने को इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना भाई। ये चीज
चीज आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनना, अगर फोर्स कांस्टेंट होता ना, मैं इसको अभी के अभी बाहर निकाल लेता और सिर्फ करता इंटीग्रेशन dx का, लेकिन फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स अंदर रहेगा, उसके बाद होगा इसका इंटीग्रेशन। और कैसे करेंगे इस पर तो बेस्ड एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, बड़ा सिंपल सवाल, ठीक है। ये तुम प्लीज दिल में बचा के रखना यार, दिल में बसा के रखना, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, चले भाई जाओ रे। ओके, ठीक है। तो हेंस वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स कर्व एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। चलें, ये बेसिक सपोर्टिंग थ्योरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? यस सर, इसका भी स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो कैलकुलस रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, कैलकुलस रिप्रेजेंटेशन, वहां मैंने डिस्प्लेसमेंट को dx लिखा था, आप चाहो तो dr लिख लो, कौन रोक लेगा आपको, एक ही बात होती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिया, a से b तक हम बॉडी को मूव करवा रहे होंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। अब अगला जो आपके सामने ये आया ना सवाल, ये देखो ऐसा कैसा है कि वर्क तो निकालना है अपने को a से b तक, मतलब a था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन, b था फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे अब अगर फोर्स पे आप फोकस करेंगे ना, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज बेसिकली है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स की वैल्यू x पर भी होगी fx i कैप, फोर्स की वैल्यू y पर भी होगी तो fy j कैप, और फोर्स की वैल्यू z पर भी होगी fz k कैप, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप जब इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे ना, तो देखो क्या होता है। देखो हम लोग जानते हैं यार कि सर वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी के लिए dr बोल रहा हूं बिकॉज मैं x y z अलग अलग यूज करूंगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं फोर्स को खोलूंगा ना बेटा, तो ये ऐसे खुल जाता है fx i कैप, अगर मैं फोर्स को खोलूंगा y पर तो fy j कैप, अगर मैं फोर्स को खोलूंगा z पर तो fz k कैप, और उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, dr वेक्टर आ जाएगा। हम जानते हैं कि जो dr वेक्टर है ना बेसिकली वो x पे जाएगा, y पे जाएगा और z पर भी जाएगा, ठीक है। अब जब मैं करूंगा ना इसको इंटीग्रेट, तो कहानी कुछ ऐसे आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब जरा ध्यान देना, fx को मैं बेसिकली कांस्टेंट तो मान नहीं रहा हूं, ये पूरा लेक्चर जो है ना ये इस बात पर बेस्ड है कि फोर्स इज बेसिकली अ वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। तो fx अंदर फंसेगा, ठीक है। उसके बाद dx उसके बगल में आएगा, और जरा ध्यान देना हम यहाँ पे x की लिमिट्स लगाने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा fy, बगल में आ जाएगा dy, और यहाँ पे आ जाएगा fz और बगल में आ जाएगा dz। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई बेटा? क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? सर आ गई है। तो भैया वर्क होने वाला है 0 से w के बराबर, और लिमिट्स जो लगने वाली हैं जरा गौर करना, लिमिट्स कैसे लगती है, x इनिशियल से x फाइनल, वैसे ही जब y पर देखेंगे तो y इनिशियल से y फाइनल, और जब z पर देखेंगे तो z इनिशियल से z फाइनल। मेरे ख्याल से अब आपको पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लेना, फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं। चले फिर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये चीज आप लोगों ने अच्छे से नोट कर ली होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं कहानी में। यस सर, क्लियर हो चुके हैं। ओके, मैंने कहा था सवाल करवाऊंगा, ठीक है, और सवाल ऐसा सवाल जहां पे फोर्स इज बेसिकली अ वेरिएबल। अब कैसे पता कि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है? भाई क्या फोर्स सिर्फ 10 है क्या? नहीं सर, 10 तो नहीं है, 10 प्लस 0.5 x है, और x क्या होता है भाई? यहाँ पे x इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ध्यान दें, x इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैंने बॉडी को मूव करवा दिया होगा तभी तो वर्क हो रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बॉडी को मूव करवा दिया होगा तो x वेरी कर गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जा रहा है 0 से 2 मीटर, इसका मतलब 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मैं करवा चुका हूं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर x इज अ वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है ना, इसका मतलब x इज अ वेरिएबल। अगर x वेरिएबल है, x की वैल्यू लगातार चेंज होगी, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू भी लगातार चेंज हो जाएगी। सो देयरफॉर दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। बोलो हाँ कि ना, पक्का? ठीक है। चले सर, ये बहुत बारीक बातें होती है बेटा, ये बहुत ज्यादा बारीक बातें होती हैं। तो क्या लिखा है कि फोर्स गिवन है एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन द एक्स व्हाट, इन द एक्स डायरेक्शन, वेयर एफ इज इन न्यूटन, मतलब फोर्स की एसआई यूनिट में ही मेजरमेंट्स हैं, एक्स इज इन मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एसआई यूनिट में ही मेजर किया जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। एक बात जरा ध्यान देना बेटा, जब ऐसा कुछ आता है ना
तो ये कहीं ना कहीं दरअसल आपको हिंट दिया जा रहा होता है कि भैया ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मसला है। तो अगर 0 से 2 मीटर जा रहा है मतलब x की डिस्प्लेसमेंट की जो लोअर लिमिट है वो 0 है और x की डिस्प्लेसमेंट की जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब निकालना है आपको वर्क डन। तो जरा गौर करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं इसके प्रॉपर। तो भाई देखो यार, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो अब एक काम करो उसको इंटीग्रेट, dw का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है 10 प्लस 0.5x। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 10 प्लस 0.5x और बगल में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, जहां पे जो वेरी कर रहा है ना, ये यहां पर जो ये वेरी कर रहा है ना बेटा, वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, x वेरी कर रहा है 0 से 2 तक। मैंने वही कहा था कि dx का मतलब होता है कि यहाँ पे वेरिएबल x है, क्योंकि ds को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑपरेटर, जो बताता है कि x इज द वेरिएबल। अगर यहाँ पे dt होता किसी भी हिसाब से, इसका मतलब t फिर होता है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे t का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो यहाँ पे x इज द वेरिएबल। भाई जब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं करवाया तो वर्क भी कुछ नहीं होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 2 तक पहुंच गया तो वर्क भी कितना हो चुका होगा, w हो चुका होगा। बोलो हाँ, ठीक है, यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। अब भाई जो dw का जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या हो जाता है, w लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इज इक्वल्स टू, भाई अब इसको खोलना पड़ेगा अपने को, तो 10 को रख लेंगे बाहर और यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, जहां पे x वेरी करेगा 0 से 2 तक। बोलो हाँ, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। उसके बाद क्या करेंगे अपन भाई, 0.5 को रख लेंगे बाहर उसके बाद अंदर हो जाएगा क्या, x का x इंटू डी एक्स। ठीक है, x इंटू क्या हो जाएगा, dx, और लिमिट क्या अपने पास वही 0 से लेकर के 2 तक की लिमिट जो है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ w इज इक्वल्स टू 10 को रखा बाहर और dx का जो इंटीग्रेशन है, ध्यान देना अच्छे से, 10 को रखा बाहर, dx का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा x के बराबर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, इट्स एज सिंपल एज दैट। प्लस अपन करेंगे 0.5, x का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाता है x स्क्वायर अपॉन 2। बोलो हाँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, 0 से 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट कर दिया अपन ने पूरा। तो भैया वर्क माइनस 0 मतलब वर्क बचेगा, 10 को रख लेंगे अपन बाहर। अब एक काम करो, अपर लिमिट पुट करो 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 को रखो बाहर। ठीक है भाई साहब, x का स्क्वायर अपॉन 2 है, x का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 0। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क अपने पास में क्या बनने वाला है, 10 2 करेंगे तो 20। उसके बाद भाई साहब सुनना, 0.5 का मतलब, अच्छा रखो 0.5 को अभी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। तो वर्क अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 20। तुम्हारा आंसर तो आ ही चुका होगा पहले से। अगर तुम्हारा आंसर मुझसे पहले आ गया तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना कि सर आ गया था हमारा आंसर। ठीक है, तो वर्क अपने पास कितना आ चुका है, 21 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आया फंडा क्लियर हुआ, पूरा फंडा समझ में आ गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर क्लियर। ठीक है, चले अब, ठीक है भैया, तो ये अपने पास क्या हो चुका है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, पूरा डेरिवेशन, पूरा ग्राफ, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सब करवा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा और वीडियो को देख के लगा होगा कि भैया ये वीडियो अपने काम का था। तो अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इसको लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या कोई सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या अगर कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग सारे कमेंट को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर फीडबैक जेन्युइन होता है तो उस पर काम भी किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, इसी के साथ अब मैं क्लास करता हूं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।